Hello guys, in this video I am going to tell you about the theory of insight। ये लर्निंग थ्योरीज़ के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है और आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम लाइक CTET, TET, DSSB या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स देने जाएंगे या फिर DLED या फिर BEd कोर्स के अंदर भी ये सेकंड सेमेस्टर कोई भी सेमेस्टर के अंदर जो लर्निंग का एक अलग से सब्जेक्ट ऐड होता है उसके अंदर ये वाली थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये थ्योरीज़ जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। इससे पहले हमने काफ़ी सारी लर्निंग थ्योरीज़ को कवर किया है। आज हम थ्योरी ऑफ इनसाइट को कवर करेंगे। इसको हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोलते हैं और थ्योरी ऑफ इनसाइट भी बोलते हैं। तो अगर कोई भी नाम आए क्वेश्चन में आपको इसी थ्योरी को लिखना है। लिखना कैसे है? फर्स्ट तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है कि जो मैक्स वेरदेमियर थे, कुर्ट कोफका था और वोल्फगैंग कोहलर, ये तीन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मिलकर जो है वो इस आइडिया को स्टार्ट किया 1912 के अराउंड। और तीनों जो ये इंडिविजुअल थे इन्होंने एक साथ मिलके ये फॉर्म किया, ये इस थ्योरी को फॉर्म किया और जो है वो ये सब फिर एक लर्निंग थ्योरी ये बनी। इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ये तीन जो साइंटिस्ट आप पिक्चर में देख रहे हो इन्होंने इसी तरह एक्सपेरिमेंट किए और इस थ्योरी को बनाया। इन्होंने इस थ्योरी के अंदर जो है एक जो है वो मंकी या लंगूर बोल सकते हैं, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। जो गेस्टाल्ट है ये एक जर्मन वर्ड है और इसको अगर ट्रांसलेट करें मीन फॉर्म में इसका मतलब होता है पैटर्न या कोई कॉन्फ़िगरेशन या एक ऑर्गेनाइज्ड होल, मतलब एक तरह का अरेंजमेंट, एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड करना चीज़ों को, उसको हम गेस्टाल्ट बोलते हैं। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन और पैटर्न्स ऑफर्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू परसेप्शन विच द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, जो भी चीज़ें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है उनका ही, उन परसेप्शंस का ही एक ऑर्गेनाइजेशन ये ऑफर करता है, फॉर्म करता है। आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर ये आप एक मंकी को देख सकते हो। जैसे यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक मंकी है पिक्चर के अंदर और ये यहाँ पे देखिए दो बॉक्सेस है नीचे और ऊपर जो है ये फूड है, इसका एक बनाना है ऊपर। तो आगे देखते हैं कि इसके बारे में मैं इसके बारे में बात करूँ तो क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, क्योंकि इसका नाम है थ्योरी ऑफ इनसाइट, यानी इनसाइट से हमें क्या क्या चीज़ें, अनुभव जो हम मन में सोचते हैं उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या एक लर्निंग उससे बन सकती है। तो इसलिए इन्होंने एक जो बंदर था, एक मंकी था, उसको लिया, उसको जैसे रूम में बंद कर दिया और फिर जो है वो एक केला यानी कि उसका खाना जो है वो लटका दिया ऊपर काफ़ी हाइट पे। तो उसने क्या किया, पहले इधर उधर उसने देखा कि कहीं कोई रास्ता है उस तक पहुंचने का, तो उसे एक स्टिक मिली, उसने काफ़ी ढूंढी तो उसे एक स्टिक मिली, फिर दूसरी स्टिक मिली। उसने सोचा कि मैं इन दोनों स्टिक्स को जोड़कर जो है वो मंकी तक पहुंच सकता हूं, बट उससे नहीं हो पाया। फिर वो ऐसे ही कोशिश करता रहा, वहाँ पर उसे खाली बॉक्सेस मिले तो उसने एक बॉक्स को दूसरे ऊपर रखा, दूसरे के ऊपर रख के उसने चढ़ने की कोशिश की तो फिर वो गिर जा रहा था बार बार। ऐसा करके 2-3 बार में उसने चीज़ें की और उसने दोनों बॉक्स को सेट करके वो ऊपर गया और उसने फाइनली उसको जो है वो बनाना मिल गया। तो इस थ्योरी में क्या हुआ, उसके अंदर की इंसाइट, जो उसके अंदर की अगर एक होता है ना कि अगर उसने बॉक्सेस को अरेंज किया तो उसके मन से खुद ही, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो खुद ही कुछ एक्टिविटीज़ होती है, लाइक अगर मैं बॉक्स को सीधा रखूँगा या बॉक्स को थोड़ा टेढ़े रखूँगा इससे उनकी हाइट बढ़ेगी और आसानी से मैं खड़ा हो सकता हूँ, मुझे फूड मिल सकता है। देखिए ऐसे उसने बॉक्सेस को अरेंज किया, फिर स्टिक की हेल्प से भी ट्राई किया, इसी तरह अलग अलग ट्राई किए। तो ऐसे ही उसकी इंसाइट के थ्रू उसने लर्निंग की है, तो इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग बोला जाता है। इसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो सिचुएशन है हम उसको ही होल मान के चलते हैं। लाइक इसके अंदर उसको खाना लेना था तो एक सिचुएशन थी, इसी पर सब कुछ बेस्ड था। ऑब्जर्व एंड जज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। इसमें हम क्या होता है कि ऑब्जर्व किया जाता है, जज किया जाता है जितने भी एलिमेंट्स जो है वो सिचुएशन के अंदर होते हैं। लाइक उसने एक स्टिक देखी
तो फिर उसने दूसरी स्टिक देखी, तो उसने उन्हें ऑब्ज़र्व किया, फिर जज किया कि मैं इनका क्या यूज़ कर सकता हूँ। फिर उसने दोनों को ऐड करके अपना फूड लेने का ट्राई किया। फिर और चीज़ों को देखा, लाइक बॉक्सेस देखे उसने, फिर उन्हें ऑब्ज़र्व किया और फिर उसने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा। इसी तरह काफ़ी सारे ट्राई उसने किए, तब जाके उसे उसका फूड मिला। इंसाइट इज़ डेवलप फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये बेसिक हम समझ ही गए हैं कि उसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, तभी उसके अंदर इंसाइट डेवलप हुई कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ और कैसे करना है। ये चीज़ें उसके अंदर खुद ही डेवलप होती गई। आसपास जो चीज़ें देखी उनका उसने यूज़ करना शुरू कर दिया। जो इंसाइट है, आप देखते हैं ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक एक्सपीरियंसेस। अगर उसको एक्सपीरियंस है, उसने कभी ऊंचाई से किसी चीज़ को मतलब खाने को, बंदर ने काफ़ी कभी ना कभी इधर उधर से उसे हाथ में तो कभी खाना मिला नहीं होगा, उसने ट्राई किया होगा तभी उसको खाना मिला। पेड़ से लेना, हाइट से लेना, तो उसके पास कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। या फिर एक होती है हमारी इंटेलिजेंस कि अगर मंकी को जो है वो स्टिक मिली, बट फिर भी सिर्फ स्टिक मिलना ही काफ़ी नहीं है, उसने उन दोनों का आपस में जोड़ा। एक बॉक्स मिला तो दूसरे बॉक्स को उसके ऊपर रख के उसकी हाइट बढ़ाई, फिर उस पर चढ़ के फूड को लिया। तो एक इंटेलिजेंस यहाँ पर आ जाती है। लर्निंग सिचुएशन भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई रीज़न नहीं है, कोई मोटिव नहीं है काम को करने का, तो हमारी लर्निंग सिचुएशन भी डेवलप नहीं होगी। इनिशियल एफ़र्ट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम इनिशियली एफ़र्ट नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे, हमारे अंदर इंसाइट कैसे डेवलप होगी। रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन, रिपीटेशन जनरलाइजेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रख के अगर मंकी उसके ऊपर चढ़ता है और वो फूड को लेता है और एक बार के में उसको फूड नहीं मिला, तो अगर वो दोबारा उस चीज़ को रिपीट ना करे, उसको जनरलाइज ना करे, तो फिर एक्सपेरिमेंट का कोई फ़ायदा नहीं रहता, उसकी इंसाइट का कोई फ़ायदा नहीं रहता। बट वो बार बार ट्राई करता है जब तक उसको फूड नहीं मिलता। तो रिपीटेशन और जनरलाइजेशन यहाँ पे होता है। अब देखते हैं, जैसे एक्सपीरियंस की बात करें तो पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हेल्प कराते हैं इंसाइटफुल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कराने में हेल्प कराते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल से समझे, तो अगर आप किसी बच्चे को आप एक सम दो कि 5% ऑफ 40 आपको निकालना है, तो अगर उसे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता होगा, उसे नंबर का कॉन्सेप्ट पता होगा, उसे ऑफ का मतलब पता होगा, तभी वो इस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व कर पाएगा। तभी उसके अंदर इंसाइट डेवलप होगी कि कितने इजी वे से मैं 5 को अगर 100 लिखूँ, 5/100 लिखूँ, तो ऐसे 1/20 लिखूँ, तो इस तरह चीज़ें जो है वो सोल्व हो सकती है। तो ये कब कैसे होगा, अगर उसे पहले पास्ट में उसको इस चीज़ की नॉलेज होगी, परसेंटेज की, ऑफ का मीनिंग, नंबर सिस्टम, ये उसको पता होगा। तो इससे हमें क्लियरली इंडिकेट होता है कि अगर हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस हमने कुछ है हमारे पास, तभी इंसाइटफुल सॉल्यूशन निकल कर आते हैं, हमारी इंसाइट तभी डेवलप होती है। इंटेलिजेंस की हमने बात की, तो ये डिपेंड करती है कि लर्नर की क्या इंटेलिजेंस है, कि अगर उसकी ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी, अच्छी इंटेलिजेंस होगी, तो जल्दी जो है वो उसकी इंसाइट भी डेवलप होगी, उसकी इंसाइट ज़्यादा होगी। जैसे इसको हम ये बोल सकते हैं कि कभी टीचर कोई क्लास में कोई कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो पास्ट जो एक्सपीरियंस वो तो सभी के पास है, पर जो ज़्यादा इंटेलिजेंस जिसके अंदर होगी वो तुरंत उसमें कुछ ना कुछ आंसर देगा। कोई जनरल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन के लिए उसके अंदर खुद इंसाइट डेवलप होगी और वो आंसर जल्दी दे देगा बाकी की कंपेयर में। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस भी डिपेंड करती है। लर्निंग सिचुएशन की, अगर लर्निंग सिचुएशन अरेंज्ड होगी, लर्निंग सिचुएशन मिलेगी, तभी जो है वो ऑब्जर्वेशन के लिए चीज़ें होंगी, तभी जो है वो ये सब इंसाइट डेवलप होगी। लाइक मंकी के केस में वहाँ पे बॉक्सेस थे, कुछ स्टिक्स थे, अगर ये चीज़ें ही नहीं होगी तो वो कैसे उस हाइट तक पहुँच पाएगा, उसके पास कुछ तो फैक्टर्स होने चाहिए। हमने इनिशियल एफर्ट्स देखे, तो कुछ प्रोसेस लाइक ट्रायल एंड एरर हम इसको बोल सकते हैं, उनसे होकर ही हमें इंसाइटफुल लर्निंग की तरफ जा सकते हैं। लाइक अगर मंकी ने स्टिक ली तो उससे कुछ ट्रायल एरर किए, दूसरी स्टिक को जोड़ा, दूसरी स्टिक ढूंढी, बॉक्सेस ढूंढे, अगर वो ये सब नहीं करता तो वो पहुंच नहीं पाता, उसकी इंसाइटफुल लर्निंग नहीं हो पाती। रिपीटेशन जनरलाइजेशन हमने देखा ही है। लाइक अगर जो ये स्टिक वाला कॉन्सेप्ट है, तो मंकी ने पहले स्टिक को डबल स्टिक के साथ जोड़ा होगा,
तो वो चीज़ इसके यहाँ पे हेल्पफुल हो गई। और अगर यहाँ पे इसने पहली बार किया है तो ये बाद में इस चीज़ को ज़रूर करेगा जब वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगा जहाँ पे उसको फूड हाइट से लेना होगा। तो यही है कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन का किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनसाइटफुल लर्निंग से निकाल देते हैं, फिर हम उसे आगे भी जनरलाइज कर लेते हैं। अनदर जो सिचुएशन आती है उसमें भी हम उस सॉल्यूशन को अप्लाई करने लगते हैं। और अब बात करें लॉज ऑफ परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन की, तो जेसाल्ट जो साइकोलॉजी थी उन्होंने कहा कि द होल इज़ डिफरेंट दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट। होल डिफरेंट होता है और पार्ट्स का सम डिफरेंट होता है, ये बोलते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। बेस्ड अपॉन दिस बिलीव्स, जो गेस्टाल्ट फिजियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक सेट ऑफ प्रिंसिपल डेवलप किया जिसके थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को और हाउ स्मॉलर ऑब्जेक्ट आर ग्रुप टू फॉर्म लार्जर वंस। These principles are often referred to as the laws of perceptual organization। इन्हीं प्रिंसिपल को laws of perceptual organization कहा गया। हम आगे देखते हैं अभी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई। बहुत सारे प्रिंसिपल आए, लाइक लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ प्रेग्नेशन, लाइक सिंप्लिसिटी, लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। ये सारे जो लॉज इसके अंदर आए। अब ये क्यों कहते हैं कि जो सम ऑफ द पार्ट्स है और एक होल है ये अलग होते हैं, तो इन लॉज को पढ़ने के बाद आपका ये डाउट्स भी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। जैसे लॉ ऑफ सिमिलरिटी की देखिए बात करें तो यहाँ पे एक पिक्चर है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि कुछ ब्लैक कलर के डॉट्स है और कुछ वाइट कलर के डॉट्स है। तो हम इसमें एक चीज़ क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो सिमिलर है ब्लैक कलर के डॉट्स वो एक लाइन में है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और जो एक वाइट कलर के डॉट्स है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो जो ये इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो सिमिलर एक साथ ग्रुप में अरेंज है, हम ये बोल सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें वर्टिकल कॉलम ऑफ वाइट ब्लैक सर्कल्स ये सिमिलैरिटी लगेगी, तो इसमें इसी तरह की कोई भी आप सिमिलैरिटी को लगा सकते हो। ये होता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। यहाँ पे जो सिमिलर चीज़ें होती हैं वो एक परफेक्ट पैटर्न को, परफेक्ट ग्रुप को फॉलो करती है। लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी की बात करें, जैसे ऑब्जेक्ट दैट आर नियर ईच अदर सीम टू बी ग्रुप्ड टुगेदर, लाइक यहाँ पे आप देखें तो ये जहाँ पर 5 जो है वो सर्कल्स है एक जगह क्लोज्ड है, तो ये एक ग्रुप हुआ। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह पिक्चर के अंदर 4 ग्रुप्स हैं। ये एक साथ अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम है तो ये एक तरफ है। तो जो हम लेफ़्ट साइड के जो सर्कल्स हैं उनको एक ग्रुप करेंगे और बाकी के वो अनदर ग्रुप्स में आ जाएंगे। जिस तरह टेबल होता है, बेंच होती है एक क्लास के अंदर, और जो टेबल बेंच का सेटअप होता है वो एक अलग ग्रुप में होता है। आप इसको ऐसे देख सकते हो जैसे क्लास में सभी बच्चे हैं तो गर्ल्स और बॉयज़, अगर गर्ल्स एक साथ बैठती है बॉयज़ एक साथ बैठते हैं तो वो आ जाता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि जो बॉयज़ है या गर्ल्स है वो एक तरह से एक दूसरे के, जो गर्ल्स है वो आपस में सिमिलर है, बॉयज़ है वो आपस में सिमिलर है किसी न किसी फैक्टर से, इसलिए वो साथ साथ बैठे हैं, तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी की बात करें तो अगर कुछ गर्ल्स है वो एक ग्रुप के अंदर है और वो डेली एक साथ ही बैठती है, डेस्क पे एक ग्रुप फॉर्म करके बैठती है, वो एक बेसिक जो गर्ल्स का कॉमन ग्रुप है उसके अंदर से भी एक ग्रुप है, तो वो लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी के अंदर आ जाएगा। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो हम उसमें अगर कोई सीधा कोई पाथ है, कोई लाइन है, उसके पॉइंट्स है, एक परफेक्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वो उसको हम एक ग्रुप मानेंगे। हम बोलेंगे कि जितने भी चीज़ें हैं ये एक ही को बिलोंग करती है। बट अगर उसमें कोई भी इधर उधर कोई डायरेक्शन में या वो कट जा रहा है बीच में से तो वहाँ पर हम उसको नहीं बोलेंगे। लाइक अगर कोई रोड है, रोड के अंदर हर एक 5 किलोमीटर के अंदर 10 ट्रीज़ आप देखोगे तो इसका मतलब है वो एक लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करते हैं। बट अगर बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हटाने के बाद अराउंड 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आए और फिर वहाँ पर 5 ट्रीज़ मिले तो हम नहीं बोलेंगे कि ये एक ग्रुप में है, क्योंकि कंटिन्यूटी उनकी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। सिर्फ पहले के जो ट्रीज़ थे, रोड थे, वो ही एक कंटिन्यूटी में थे। लॉ ऑफ क्लोजर की बात करें तो हम जैसे इन पिक्चर को देखें तो आपको इस पिक्चर, मैं आपको ब्रश दिखाती हूँ, जैसे ये पिक्चर है इसके अंदर आपको लगेगा कि यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स है। ये स्पेस फिल नहीं है, बल्कि ये एकदम देखने से लगता है बट ऐसा नहीं है।
क्योंकि लाइंस को कंप्लीट नहीं किया गया है तो ये ट्रायंगल भी हम इसको नहीं बोल सकते। जो मिसिंग एलिमेंट है वो आर सप्लाइड टू कंप्लीट अ फैमिलियर फिगर वी परस्यू एन इल्यूजनरी ट्रायंगल। ये मिसिंग एलिमेंट अगर कंप्लीट हो जाता तो हमें दो ट्रायंगल क्लियरली मिल जाते। यहाँ पर सिर्फ एंगल्स है जिनको देखने से हमें लगता है कि हम एक ट्रायंगल को देख रहे हैं, दो ट्रायंगल्स को देख रहे हैं, तो एक इल्यूजन आता है। तो ये होता है लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है इन द इन्वायरमेंट आर सीन इन अ वे दैट मेक्स देम अपीयर एज सिंपल एज पॉसिबल। जैसे कि हम चीज़ों को जितना सिंपल देख सकते हैं, जितना वो पॉसिबल है उतना सिंपल हम देखते हैं, वो दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर हम वैसे इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती है, बट अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सिर्फ 5 रिंग्स 5 बॉल्स ऐसा कुछ है, बाकी हम कुछ अलग से उसको डिफाइन नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी चीज़ हो, हम इसे सिंपल वे में ही देखेंगे। लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड की बात करें तो दिस प्रिंसिपल शोज आर परसेप्चुअल टेंडेंसी टू सेपरेट होल फिगर्स फ्रॉम देयर बैकग्राउंड बेस्ड ऑन वन और ए नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएबल्स सच एज कॉन्ट्रास्ट, कलर, साइज एक्सेट्रा। जैसे यहाँ पर भी हम देखें तो फिगर वेरी करती है। लाइक हमें कभी लगेगा कोई इंसान का चेहरा है, 2 इंसान है, कभी फ्लावर वॉश लगेगा अगर इस फिगर को आप देखें, वैस लगेगा कोई कि गुलदस्ता टाइप है, या फिर अदर और भी चीज़ हमें लग सकती है। तो हमारी आई को तो अपीयर होगा लाइक कोई फ्लावर वाश है या कोई 2 फेसेस है। तो ये चीज़ें हमें अपीयर कुछ और होती है। कलर, कॉन्ट्रास्ट, साइज के अकॉर्डिंग हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो पॉसिबल वेरिएबल होते हैं किसी चीज़ को देखने के। अब देखते हैं हम गेस्टाल्ट, ये थ्योरी है। तो गेस्टाल्ट में के अंदर क्या क्या इन्होंने बनाया। जैसे जो जी है ये किस लॉ को फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ क्लोजर को फॉलो करता है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो ये परफेक्ट जी बन जाएगा, तो ये लॉ ऑफ क्लोजर के अंदर आएगा। ई में हम देख सके तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हम देख सकते हैं, क्योंकि जो ब्लैक छोटे छोटे ब्लॉक्स है और वाइट जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है वो एक ग्रुप में अरेंज है, ब्लैक जो है वो एक ग्रुप में अरेंज है। इसमें हम लॉ ऑफ सिमिलैरिटी भी ला सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, और अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट लाइंस है, ब्लैक बॉक्सेस और वाइट लाइंस है, और कुछ ग्रे बॉक्सेस है तो वो अलग है, और अल्टरनेट ब्लैक वाइट बॉक्सेस ये एक साथ है। तो इस तरह लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को फॉलो करता है। अब एस के अंदर देखें तो ये लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। लाइक अगर वो इस नीचे से चले ऊपर तक तो सिर्फ ये एक जगह कट होता है, बाकी एंड में स्टार्टिंग में पूरा कंप्लीट एस फॉर्म करता है, तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। टी को देखा जाए तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट लाइंस इसके अंदर हैं, तो ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी को फॉलो करता है। और यहाँ पर ए एल को देखें तो ये फिगर एंड ग्राउंड को फॉलो करता है, क्योंकि जो ए है उसके हम ए भी देख सकते हैं उसको, और उसके अंदर हमें देख सकते हैं कि हमें लगेगा यहाँ पर एक, देखिए ऐसे इसमें हमें लगेगा, यहाँ पर आप देखिए तो आपको लगेगा एक ट्री की इमेज है इसके अंदर, ये वाली आपको लगेगा एक ट्री की इमेज है, जबकि ये ए है। तो ऐसे कुछ भी चीज़ें जो है वो हमें दिखाई दे सकती है। ऐसे ये कुछ इमेजेस हैं, इनको आप देखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि इनमें कौन कौन से लॉज लगते हैं। जैसे ये डॉट 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 डॉट्स, इसमें लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है। ऊपर वाली इमेज में, यहाँ पे ट्रायंगल वाली में लॉ ऑफ क्लोजर है। इस वाली साइड वाली इमेजेस के अंदर हम देखें तो हमें लगेगा कि फिगर एंड ग्राउंड इस पे अप्लाई हो रहा है। इससे नीचे हम देखें तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हमें लगेगा, क्योंकि कुछ तो जो है वो रोम्बस की शेप में और कुछ स्क्वायर की शेप में। तो इस तरह की जो फिगर्स के थ्रू हम लॉ बता सकते हैं। अब बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जब हम किसी थ्योरी को लिखते हैं तो हमें उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी लिखनी होती है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो इन्होंने बताया कि जो लर्निंग मटेरियल होता है, सब्जेक्ट मैटर है, वो प्रेजेंट हो गेस्टाल्ट की फॉर्म में। लाइक अगर हम पढ़ाएं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, साइंस की टेक्स्ट बुक से किसी बच्चे को हमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाना है क्लास के अंदर, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम एक फ्लावर दिखाते हैं, पूरा फ्लावर की स्ट्रक्चर बच्चे को पता होती है, उसके बाद हम उसके एक एक पार्ट्स को लेकर चलते हैं। तो ये उसको भी हम बोल सकते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला प्रोसीजर है, कि पहले हम सिंपल चीज़ों को पढ़ाते हैं फिर कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं। लाइक पहले हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बच्चे को बताएंगे, उसके अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनीज़, लंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे।
तो ये जो है वो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हुआ। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलेबस प्लानिंग ऑफ द करिकुलम द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। जब हम करिकुलम बनाते हैं, उसे प्लान करने की सोचते हैं, तो जो गेस्टाल्ट का प्रिंसिपल है उससे भी कंसीडर किया जाता है। पार्टिकुलर सब्जेक्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द मेयर कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड फैक्ट्स और टॉपिक, इट शुड बी क्लोजली इंटीग्रेटेड इनटू अ होल। कुछ आइसोलेटेड फैक्ट्स या टॉपिक ही किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है वो नहीं डाले जाते, हम एक इंटीग्रेट करके चलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को उसमें ऐड करके, इस तभी जो है एक सब्जेक्ट की इंटीग्रेटेड अप्रोच बन पाती है, उसको एक होल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे साइंस के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को एक ही जगह, फिजिक्स, मैथ्स, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर अप्लाई हो जाती है। आगे देखें तो थर्ड वन इज एज सिमिलर लेसन और कंटेंट शुड बी ग्रुप टुगेदर टू मेक लर्नर डेवलप अंडरस्टैंडिंग मोर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। दिस इज द रीजन वाई लेसन्स आर ग्रुप्ड इनटू यूनिट्स। यूनिट वन इज फॉर ह्यूमन बॉडी, यूनिट सेकंड फॉर एनर्जी एंड मोशन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये बोलता है कि जो कुछ भी सिमिलर लेसन होंगे या कंटेंट होंगे उनको एक साथ ग्रुप्ड किया जाता है, कर दिया जाता है, ताकि हम उसको काफ़ी इफिशिएंटली और इफेक्टिवली समझ सकें। क्योंकि वो सिमिलर है तो हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पे ग्रुप के थ्रू समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तभी रीज़न होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी के बारे में एक अलग यूनिट होगी, एनर्जी के बारे में अलग यूनिट होगी, मोशन के बारे में अलग यूनिट होगी, बट अगर उन चीज़ों को एक जगह ऐड कर दिया जाए तो बच्चे को पढ़ने में मुश्किल होगी कि वो ह्यूमन बॉडी भी पढ़ रहा है और मोशन भी साथ साथ पढ़ रहा है, तो उसको दिक्कत होगी। तो इसलिए हम ग्रुप में सिमिलर चीज़ों को एक जगह कर देते हैं। तो ये भी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है गेस्टाल्ट थ्योरी की। आगे देखें तो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, लेसन होते हैं, रिलेटेड चीज़ों को भी हम साथ साथ क्लोजली पढ़ा देते हैं या उनको रिलेट कर देते हैं, क्योंकि रिलेटेड चीज़ें भी लेसन के साथ साथ बता देनी चाहिए। और यही रीज़न है वाई सब्सट्रैक्शन इज टॉट आफ्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन आफ्टर सब्सट्रैक्शन, देन डिवीजन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो हम यही रीज़न है जो सब्सट्रैक्शन है वो एडिशन के तुरंत बाद, क्योंकि जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ये अप्रोक्स थोड़े सिमिलर होते हैं, बस थोड़ा चेंजेस आता है। मल्टीप्लिकेशन को सब्सट्रैक्शन के बाद पढ़ाया जाता है, देन डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन के बाद पढ़ाया जाता है। तो इस तरह सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच लेके चीज़ों को पढ़ाया जाता है। आगे देखो तो लेसन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच ए वे दैट लर्नर विल सी दीज एट कनेक्टेड और कंटिन्यूस, इट विल बी रिलेटेड टू व्हाट दे ऑलरेडी नो। जो लेसन्स है वो भी इस तरह पढ़ाने चाहिए कि वो बच्चे को कनेक्टेड लगे और कंटिन्यूस लगे, कुछ भी अलग ना लगे, और उसको हम आसानी से प्रीवियस नॉलेज के थ्रू रिलेट कर पाए आगे वाले चैप्टर्स को, ताकि वो कंटिन्यूस फ्लो में चलते रहे तो उन्हें पढ़ने में आसानी हो। मेक योर लेसन होलिस्टिक, कंप्लीट एंड मोस्ट ऑफ ऑल सिंपल। होलिस्टिक जिसमें सारी चीज़ें हम बच्चे की ऐड कर सकते हैं कि उसका अगर वो चीज़ें पढ़े तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। कंप्लीट और सिंपल चीज़ों को लेके चले, कंप्लीट भी हो और सब सिंपल हो, वो चीज़ों को सिंपली पढ़ पाए, समझ पाए आसानी से, उससे ज़्यादा दिक्कत ना हो। और एम्फेसाइज शुड बी डन ऑन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लेसन, लेसन के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उन पर अलग से फोकस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल टीचर शुड वेरी द टोन ऑफ देयर वॉइस और राइट बोल्डली और अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ द लेसन, क्योंकि इससे बच्चे को लर्न करने में आसानी होती है जब वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को याद कर लेता है, क्योंकि उसके लिए पूरा चैप्टर वो समझ तो जाता है, बस उसको याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो बोल्ड में, अंडरलाइन में वर्ड्स को अलग से देखेगा तो उसे उसका बेसिक्स क्लियर होगा, उसे वो चीज़ें आसानी से याद रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।